लॉकडाउन राइटर और उसके दोस्त सीरीज में आज पढ़ रहे हैं काशीनाथ सिंह की कहानी अपना रास्ता लो बाबा। देवनाथ ने अपने भीतर बाबा के लिए हमदर्दी महसूस की। यह ठीक है कि उन्हें अच्छे खराब का पता नहीं चलेगा और शायद पसंद भी आएगी, लेकिन जिस टोन में आशा ने कहा था उन्हें थोड़ा खल गया। उन्होंने चुपचाप प्याला और तश्तरी उठाई और नीचे आई। उन्होंने अपने ड्राइंग रूम की इस दुर्गति की कल्पना नहीं की थी। यह तो अच्छा हुआ था कि अभी थोड़े दिन पहले कालीन उठवा कर रखवा दिया था, वरना सब चौपट था। दरवाजे से लेकर मेज और सोफा तक का फर्श पानी में भीगा था। जाहिर था कि बाबा ने हाथ पैर धोए होंगे और कुल्ला किया होगा। उनकी लाठी तो कोने में खड़ी थी, लेकिन दूसरे सामानों के साथ वे अंदर वाले कमरे में चले गए थे। भीगे पैरों के निशान चौखट की ओर जाते दिखाई पड़े। गया गया सारा कुछ। उनके भीतर डर पैदा हुआ। उन्होंने आवाज दी, बाबा, और अंदर घुसे। बाबा उनकी पलंग पर लेटे हुए थे। उनके एक पैर पर दूसरा पैर था जिसके तलवे बिवाई से फटे और मिट्टी से सने थे। उन्होंने साफ सुथरे धुले चादर पर 3-4 गहरे मटमैले निशान देखे और उनका दिल बैठ गया। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन अफसोस अपने पर ही था। अगर बाथरूम दिखाकर समझा दिया होता तो ऐसा ना होता, लेकिन उन्हें भी तो पूछ लेना चाहिए था। उन्होंने मन ही मन सोचा। लीजिए, चाय है, देवनाथ ने मेज पर तश्तरियां रखते हुए कहा। बाबा कराहते हुए उठे और एक मिठाई उठाकर उसे गौर से देखा और बचे हुए बगल के दांतों से कुटका। देवनाथ को देखते हुए सिर हिलाया और मुंह खोलकर अंदर फेंक दिया। बताओ, ऐसी चीजें देहात में कहां मयस्सर होती हैं। मिठाइयां खत्म करने के बाद उन्होंने चाय 2-3 बार फूंकी और जोर से सुड़क ली। पहले ही घूंट में जीभ जल गई। उन्होंने जुड़ाने के लिए नीचे रख दिया। यह कोठा भी अपना ही है। उन्होंने उंगली से छत की ओर इशारा किया और फिर कमरे में दिखाई पड़ने वाली एक एक चीज के बारे में तफसील से पूछने लगे। फोटो, पेंटिंग, मिट्टी और धातु की मूर्तियां, खिलौने, 2-in-1, कैसेट स्टैंड, ड्राइंग रूम का सोफा, कालीन। वे पूछते जाते और छू छू कर देखते जाते। ज्यादातर चीजें उनकी समझ में नहीं आ रही थीं और कुछ थी जिनका दाम सुनकर वे चौंक उठते और बताते कि इतने में तो एक बैल या एक भैंस या गन्ना पिराई की मशीन आ जाती। फोटो दीवारों के ऊपर थे, इसलिए उन्हें लाठी के हुरे से छूकर पूछा। लेकिन सबसे अधिक हैरत उन्हें हुई फूलदान में रखे हुए पत्तियों समेत गुलाब के फूल को देखकर। यह कैसा फूल है जो इतने दिनों में न सूखा है, न बढ़ा है, न बिना खाद माटी के, खैर केवल पानी में ही हरा भरा चलता जा रहा है। देवनाथ उनके पीछे पीछे घूमते हुए झुंझला रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर खुश भी हो रहे थे कि बाबा जाकर घूम घूम कर देहात में उनके वैभव का ढिंढोरा पीटेंगे। ये प्लास्टिक का है, उन्होंने हंसते हुए ऊंची आवाज में बताया। तभी तो। बाबा फूलदान समेत गुलाब नाक तक ले गए, उसकी पत्तियां और उसकी पंखुड़ियों को चटकियों से मसला और फिर उसकी जगह रख दिया। खुश कर दिया बेटा। अरियात करियात में कमाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन तैने जितना जुटाया है, तेरी जो इज्जत और शोहरत है, भगवान करे बनी रहे। देवनाथ उनके पीछे खड़े होकर नम्र भाव से हथेलियां मींचते रहे। अच्छा, ये बता कि सब ससुराल से मिला था या खरीदा है? उन्होंने फिर पलंग पर बैठते हुए जिज्ञासा की। इसके सिवा 2-4 और बातें जिनमें उनकी तनख्वाह और ऊपरी आमदनी भी थी पूछकर संतुष्ट होकर और अभिमान से छाती तान करके चाय गटक ली। फिर जालीदार खिड़की के पास खड़े हुए अंगूठे से दाई नाक दबाई और सांस खींचकर जोर से छिनका। बहुत खूब देव, बस एक गैया ही बाकी है। वह भी हो जाए तो लड़कों बच्चों के लिए गोरस की चिंता ही खत्म हो जाए। नहीं, बच्चों का ख्याल आते ही वे फिर बैठ गए। देवनाथ, जब मैं तेरे पास चलने को हुआ तभी विचार आया कि उसे तो कच्चा रस बड़ा अच्छा लगता था और सिवान में बड़े चाव और उल्लास से और रहा खाता घूमता था। अब उसे कहाँ मिलता होगा।
लड़के हैं, बाले हैं, पतौ हैं, ये सब तरस जाते होंगे। शहर में सब कुछ है लेकिन ये सब नहीं। नहीं, सुदामा बड़बड़ाते रहे, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब हम बेटे के यहाँ जा रहे हैं तो ऐसे नहीं जाएंगे। खरपत से तोखवा नीम वाले खेत से मटर उखड़वाया और रहा बुनवाया और कोलुआड़ से गगरे भर रस मंगवाया। यह देखो। उन्होंने गगरे में ऊपर झांकता आम का पल्लव बाहर निकाला और फर्श पर बूंदे टपकाते पत्तों समेत अंदर डाल दिया। और यह देखो, उन्होंने गमछे में बंधी झोली खोलनी ही शुरू की कि देवनाथ के प्राण सूखने लगे। उन्हें लगा कि अब वे मुट्ठी भर उठाकर ऊपर से नीचे गिराएंगे और सारा बिस्तर गंदगी से भर जाएगा, लेकिन बाबा ने दिखाकर बांध दिया। तो दे आओ, कहाँ मयस्सर होता होगा सबको, हैं? उन्होंने अपनी बात खत्म की। देवनाथ फर्श पर फैली बूंदों को देख रहे थे और सोच रहे थे, थोड़ी देर बाद यहाँ चींटियां और चिमूटे आएंगे, पूरी फर्श चिट चिट करने लगेगी और दोनों कमरे इस जाड़े में धुलवाए बगैर काम न चलेगा। आप चले किस मतलब से हैं, ये तो बताया नहीं, देवनाथ ने पूछा। मतलब? बाबा को यह सवाल बड़ा अटपटा लगा। वे कुछ देर घूरते रहे। तू मुझसे मतलब पूछ रहा है? बाप किस मतलब से बेटे के यहाँ आ जाता है, हा? देवनाथ अपनी गलती पर अचकचाए। नहीं बाबा, मेरे पूछने का मतलब था कि किस लिए आए हैं। हाँ, तो ऐसे पूछ। बाबा ने राहत की सांस ली। है यह बेटा कि अस्पताल में भर्ती होना है। जिस किसी अस्पताल में करवा दो। ऐसा है कि अब बर्दाश्त नहीं होता। कभी कभी ऐसा दर्द उठता है पेट में कि पूछो मत, गश आ जाता है। 3 साल से, लेकिन इधर जब चाहे रोज ही होने लगता है। बाबा बोलते गए और देवनाथ मुंह लटकाए चुपचाप सुनते रहे। टट्टी के बारे में, पेशाब के बारे में, भूख के बारे में, घुटनों और रीढ़ के दर्द के बारे में, सांस फूलने के बारे में, और इन सब बातों से नतीजा निकलता था कि अस्पताल में भर्ती हुए बिना काम न चलेगा। देवनाथ बड़े आदमी हैं, उनका इतना नाव गांव है और सभी डॉक्टर हकीम उनके दोस्त मित्र होंगे। वे चाहेंगे तो भर्ती भी हो जाएंगे और दवा दारू का बंदोबस्त भी हो जाएगा। ऐसे ये देख। उन्होंने गंजी नीचे से उठाई और धोती की मुर्की की ओर इशारा किया। चिंता ना करना, सुदामा की चोरी के कुछ रुपए बचा के रखे हैं मैंने, लेकिन ऐसा करो, ये रस और हो रहा पहले ऊपर पहुंचाओ। बच्चे जो रहे होंगे कि बाबा लाए क्या है। देवनाथ या तो सुन नहीं रहे थे या बड़े गौर से सुन रहे थे। वे गुमसुम फर्श की ओर ताक रहे थे जहां चींटियां कतारें बनाने लगी थीं। उनके माथे पर चिंता की रेखाएं थीं क्योंकि बाबा उन्हें कहीं से रोगी नजर नहीं आ रहे थे। वे थोड़ी देर चुटकियों में अपनी बोहें मसलते रहे। चिंता क्यों करता है पगले? बाबा ने उठकर उनकी पीठ थपथपाई और बाह पकड़कर खड़ा कर दिया। उठ, दया। देवनाथ ने बत्ती जलाई और गगरा गमछा लेकर ऊपर चले। कहानी को आज यहाँ विराम देते हैं और इसी कहानी के अगले हिस्से को उठाएंगे कल शाम।